जी हमें ज्वाइन किया जी ज़हरा गनीर साहबा ने। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। वालेकुम। वालेकुम। तो अभी मैं सबसे क्वेश्चन कर रहा था एक छोटा सा कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है। अच्छा ठीक तो है। कुछ लोगों ने आंसर किया है, तो हमने आपके लिए ये क्वेश्चन रखा हुआ था कि डिटेल में हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, और और लोगों आपसे के क्या मशवरा लेंगे। आंसर्स थे, यूजुअली क्या डिफरेंसेस हैं? यूजली जो है कुछ लोगों ने तो आंसर देना पसंद नहीं किया, अच्छा और ठीक है। कुछ लोगों ने ये कहा है जी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सिर्फ बातें सुनाते हैं और दवाई नहीं देते। साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन देते हैं। ये तो एक चले कह लें कि एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये एक डिफरेंस वैलिड है। बट दूसरा डिफरेंस जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है दैट साइकियाट्रिस्ट जो है बेसिकली दे स्टडी एमबीबीएस एंड देन उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है उनकी साइकियाट्री में, मेडिकेशन साइकेट्री में, जिसके अंदर वो बकायदा डीएसएम पढ़ते हैं, सारी बीमारियां पढ़ते हैं, उनके सिम्टम्स पढ़ते हैं, उनके लिए कौन सी मेडिसिन सूटेबल है, कौन सी नहीं है, कौन कौन से मेडिसिन के डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं और किस किस तरह की उनके ऊपर ट्रीटमेंट एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू द डिजीज और डिसऑर्डर। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो एमबीबीएस डिग्री नहीं करते, इट्स बैचलर्स इन साइकोलॉजी एंड देन दे गो फॉर मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। यहाँ पे मास्टर स्पेशलाइजेशन में आता है, फॉर इंस्टेंस मास्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्राइम साइकोलॉजी, forensic psychology, applied psychology. There are a lot of fields in psychology as well. Child psychology, adult psychology, addiction psychology को लेकर. So these are different, but clinical is an umbrella term जिसके अंदर हर psychology की field को study किया जाता है, even pharmacology और psychiatry को भी, ताकि अगर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास अपने प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं दवाइयों की या ट्रीटमेंट के बारे में, तो उनको पता हो कि उनको कौन सी मेडिसिन दी गई है, उनका डायग्नोसिस क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है, उनको ट्रीट कैसे किया जाता है। So yes, these are the difference. Also, psychologist और psychiatrist इकट्ठे काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है बकायदा 45 मिनट्स टू 1 आवर का सेशन कंडक्ट करते हैं और फिर वो साइकियाट्रिस्ट को रेफर करते हैं। बट यहाँ हमारे पाकिस्तान में लोग डायरेक्टली साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाते हैं और साइकियाट्रिस्ट उनको डायरेक्टली डील भी कर लेते हैं। और यहाँ पे अब तो खैर इट्स रियली फाइन, बट कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि देयर वाज अ रेजिस्टेंस बिटवीन psychologists and psychiatrists, and they were like, psychologist बेहतर है या psychiatrist, and in fact ये सारे इकट्ठे ही काम करते हैं, and that is how you make a person fine. जी सबको जवाब मिल गया जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं इस बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। बाकी वर्कशॉप फिर शुरू करते हैं, उसके क्वेश्चन इंशाल्लाह एंड पे होंगे। Yes. So everyone, as you know, I am a clinical psychologist और ये workshop हमने इसलिए arrange की है so that we can give you a highlight of कि freelancing की तरफ बहुत से लोग attracted हैं, उसके बहुत से फायदे हैं और बहुत लोग करना चाहते हैं। But everything has a positive and a negative effect, और उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं to learn how better we can get at a point and how much we can learn from our experience, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे आज पूछूं कि फ्रीलांसिंग के क्या क्या फायदे और आपने क्यों ज्वाइन किया ये, और आप कौन कौन सी फील्ड में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आपके पास बेशुमार रीजन होंगे। फॉर इंस्टेंस कि आप अपने बॉस हैं, आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से वेकेशन प्लान कर सकते हैं, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में होता है सब कुछ। बट इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, पहलू भी हैं जिसको हमें अंडरस्टैंड और लर्न करने की ज़रूरत है, ताकि हम और बेहतर हो सके अपने काम को लेकर। फॉर इंस्टेंस जैसे कि अगर हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो एक हसल रहती है हमेशा टू
गेट न्यू क्लाइंट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, और हम जितना चाहे काम कर सकें, जितना जल्दी काम कर सकें और ज़्यादा काम कर सकें, हम ज़्यादा पैसे कमा सकें, हमारे पास हम मेक श्योर करें कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो मीट हो रहे हैं। और इवन के जैसे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हाँ वी आर आवर ओन बॉस, लेकिन जब हम अपने बॉस बनते हैं तो बहुत एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है जहाँ पे हम टाइम नहीं मैनेज कर पाते अपना, हम रिलेशनशिप्स मैनेज नहीं कर पाते, हम वर्क मैनेज नहीं कर पाते, और शायद हम एक बहुत ही सेम इक्विलिब्रियम पे काम कर रहे हैं और हम हर क्लाइंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हर कस्टमर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और बेसिकली कभी कभार हम बोर भी हो जाते हैं। अक्सर फ्रीलांसर्स को मैंने देखा है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम उनका काम उनके लिए बोरिंग हो जाता है एंड दे स्टार्ट गिविंग इट टू समबडी एल्स। और अक्सर फ्रीलांसर्स जो है लोनलीनेस, आइसोलेशन और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, बिकॉज उनका काम अकेले और क्वाइट एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जिनके ऊपर हमें काम करने की और फोकस करने की जरूरत भी है, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टू टॉक अबाउट इट। जैसे कि आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो एक और नेगेटिव एस्पेक्ट है कि एक फ्रीलांसिंग के अंदर हमारी वर्क सिक्योरिटी नहीं है। हमें नहीं पता कि हमें कब तक काम मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा। हम इट्स नॉट लाइक कि हर मंथली आपको पे चेक मिल रहा है, इट्स लाइक कि आप जितना काम करेंगे उतना आपको अर्न कर सकते हैं। और अक्सर शुरुआत में आप लोगों में से काफ़ी ऐसे फ्रीलांसर्स होंगे जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम स्टार्ट किया था या बहुत कम पैसों में काम स्टार्ट किया था, और वो आपको अक्सर डिस्करेज कर देता है, क्योंकि जितनी अमाउंट हमें हमारे काम के लिए मिलती है उससे हम अपनी वर्थ मेंशन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने पूरा महीना एक प्रोजेक्ट को दिया, बहुत काम किया, बहुत एफर्ट की, बट यू गॉट 10,000 बाय द एंड ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड यू रियलाइज कि मैंने इतनी मेहनत की है और इतना इम्पोर्टेंस दी है इस प्रोजेक्ट को, एंड आई पुट इन my entire skills into this project, लेकिन मुझे सिर्फ 10,000 मिले हैं इसके लिए, so that can be a discouraging factor for you। अब हमें इस चीज को ओवरकम कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि लीडरशिप और मैनेजमेंट क्रिएशन क्या है। फॉर इंस्टेंस आप में अक्सर लोग या हम लोग एक 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 ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां हम लीडर और मैनेजमेंट को इकट्ठे मर्ज कर देते हैं, हालांकि ये दोनों डिफरेंट सिनेरियोज हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिंदगी को लेकर। आप कहीं पे भी काम करेंगे, चाहे फ्रीलांसिंग ही क्यों ना हो, वहां पे लीडरशिप और मैनेजमेंट अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है। फॉर इंस्टेंस मैनेजमेंट का काम ये है सही काम करना, लेकिन लीडरशिप का काम ये है टू मेक द थिंग्स राइट। ठीक है, कि वो काम कहाँ से शुरू होगा, वो चीजें उनको क्या ला के देनी है, कहाँ से अप्रोच करनी है, क्लाइंट कहाँ ला के देना है, एवरीथिंग। अब ये एक कॉर्पोरेट कंपनी या किसी के लिए आप काम कर रहे हैं तो कोई आपका लीडर है तो वो ये चीजें आपको मैनेज करके देगा, क्योंकि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मैनेजमेंट वो बहुत से नेगेटिव चीजों से बच जाती है, क्योंकि वो लीडर उस चीज से गुजर रहा है और आपको काम ला के दे रहा है। इसी तरह से जब आप सेल्फ फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं तो आपको लीडरशिप रोल भी प्ले करना पड़ता है और मैनेजमेंट रोल भी प्ले करना पड़ता है। उसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आपकी कोई टाइम मैनेजमेंट विंडो नहीं रहती है। टाइम मैनेज करने के लिए खास तौर पे फ्रीलांसिंग के ऊपर वी हैव टू बी फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि हमारा टाइम हमारे लिए कितना जरूरी है। जब तक आप फिजिकली ठीक नहीं हो, मेंटली ठीक नहीं हो, आपका सोशल सर्कल अच्छा नहीं है, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आपकी फ्रीलांसिंग स्किल डिक्रीज होती चली जाएगी। इट विल इफेक्ट यू सो मच सो कि आप उसको अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिन में कम से कम कंसिस्टेंटली अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए बैठे हुए हैं तो बहुत जरूरी है कि हम एटलीस्ट 5 आवर्स के बाद वी गिव आवरसेल्फ 2 to 3 आवर्स ऑफ ब्रेक, जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नए कोर्सेज इम्प्लाई कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उसमें एक्सेल कर रहे हैं, ताकि हम मजीद उस चीज़ में बेहतर होना चाहते हैं। लेकिन अगर हम एक ही कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे एंड वी आर नॉट गिविंग टाइम टू आवरसेल्फ कंप्लीटली, तो वहां पे हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। जहां हम वेकेशंस अपने लिए ले सकते हैं, वेकेशन इज अ वेकेशन। फ्रीलांसर्स अक्सर अपना काम भी वेकेशन पे ले जाते हैं, थिंकिंग
कि वो वेकेशन के ऊपर वो अपना काम कर सकते हैं, और इनफैक्ट वो वेकेशन नहीं है, आपने सिर्फ अपनी जगह चेंज की है काम करने के लिए। दैट इज नॉट हेल्दी, दिस इज द वेरी बिगेस्ट मिस्टेक वी डू इन आवर लाइफ, कि हम वेकेशन पे भी अपना काम ले जाते हैं, वी आर लाइक ओ वी आर द बॉस और हम वेकेशन पे हैं, वी कैन मैनेज द वर्क आवरसेल्फ, बट असल में हम अपने आप से अपनी हॉलीडेज भी छीन रहे हैं। इसी तरह से हम अपने एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कितने क्लाइंट्स ले रहे हैं और कितना अर्न कर रहे हैं एक पॉइंट पे, और हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज कभी कभार ये इनकम पॉसिबल है और कभी कभार ये इनकम पॉसिबल नहीं है। सो आपको बहुत से चैलेंजेस आते हैं, जिसके लिए हमें ये भी मैनेज करना ज़रूरी है कि हमारे एक्सपेंसेस क्या है। और सबसे एक बेसिक और ओल्ड स्कूल थॉट है, दैट इज़ कॉल्ड स्केड्यूलाइजिंग। अपना स्केड्यूल बनाना जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट गोल्स लिखते हैं कि आज हमारे गोल्स क्या है, हमें क्या क्या करना है, किस किस तरह से अप्रोच करना है उस चीज़ को, और उसमें फर्दर ब्रेक डाउन रोल्स क्या है। आपको अगर कोई भी टास्क मिल रहा है, अपनी सेल्फ वर्थ उसके साथ मैनेज करनी है। ऐसे नहीं कि कोई भी टास्क उठा के आप, प्रोजेक्ट उठा के आप कहें कि यू नो आई एम गोइंग टू डू दैट बिकॉज आई एम इन द नीड राइट नाउ। सबसे पहले आप अपनी सेल्फ वर्थ मैनेज करते हो या एनालाइज करते हो ये देखकर कि आपके खर्चे कितने हैं, आपकी स्किल्स कितनी हैं, आपके पास सर्टिफिकेशन किस किस चीज़ की है, और आपका काम मार्केट में क्या वैल्यू रखता है। If you know that, you can actually take 1 or 2 projects and आपका मंथली सिस्टम बहुत अच्छा गुजर सकता है, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, आप और टास्क इंटरेस्टिंग भी लेके आ सकते हो, मार्केट में भी आपकी शायद वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज यू आर कन्फाइंड टू 1 or 2 प्रोजेक्ट्स और 3 प्रोजेक्ट्स। लेकिन अगर आप छोटे छोटे ऐसे टास्क पकड़ रहे हो जो आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, पेइंग लेस एंड नॉट गुड इन द मटेरियल, और आपकी प्रोग्रेस के लिए वो अच्छे नहीं है, तो वहां पे यू हैव टू कट डाउन। बिकॉज अगर आप तो A+ फ्रीलांसर हैं तो आपको एनालाइज करना है, लेकिन अगर आप बिगिनर है कोई भी प्रोजेक्ट लें, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी लर्निंग बढ़ती चली जाएगी, उतना आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। व्हेन आई टोल्ड यू कि कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो फ्री में काम पकड़ते हैं, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द लर्निंग। जितना आप लर्न करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, आपका नाम मार्केट में आएगा, पीपल आर गोइंग टू नो अबाउट यू, एडवर्टाइज हो रही है आपकी, आपको लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। So that is one way to actually get into the market and to know your customers and the response from them. एक चीज जो हम फ्रीलांसिंग में नहीं देखते हैं वो है अप्रिसिएशन। हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हैं फॉर द थिंग्स दैट वी आर अचीविंग थ्रू आउट वर्किंग फॉर एनी प्रोजेक्ट। लेकिन जहाँ पे हम काम करते हैं, अक्सर हमारे बॉस या हमारे कलीग्स हमें अप्रिशिएट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए या कोई भी टास्क के लिए, और हमारी दाद दी जाती है, प्रमोशन होती है, तो उससे हम एनकरेज रहते हैं थ्रू आउट। इसी तरह से जब आप फ्रीलांसिंग में हैं तो अपने आप को एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इवन फ्रीलांसिंग में अगर आपके ऊपर कोई बॉस भी है तो भी आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग अनदर टास्क एंड अनदर प्रोजेक्ट एंड इफ़ यू आर गिविंग यू नो द करेक्ट रिस्पॉन्स, तो इसका मतलब आपका काम बहुत अच्छा है, आपको अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा रीइंफोर्स करने की भी ज़रूरत है कि अपने लिए छोटी मोटी कुछ ऐसे प्रेजेंस या स्पेशल ट्रीट्स अपने आप को देना टू रीइंफोर्स द गुड बिहेवियर इन योरसेल्फ। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छा करता है तो हम उनको याद रखते हैं, हम उनको प्रेजेंस लेकर देते हैं, हम उनके साथ वक्त स्पेंड करते हैं। इसी तरह से हमें अपने आप को भी स्पेशली ट्रीट करना है इफ़ यू आर अचीविंग एनीथिंग गुड और बेटर इन लाइफ। एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फ्रीलांसिंग में मैंने एक और चीज़ देखी है, क्योंकि यूजुअली काम आपका कंप्यूटर के पीछे है, तो ड्रेसिंग क्या है क्या नहीं है नोबडी केयर्स, शूज किस तरह के पहने हुए हैं, सेंट लगाई हुई है नहीं लगाए हुए, नहाए है, खाना खाया हुआ नहीं खाया हुआ, नोबडी इज मोर फोकस्ड ऑन दैट। वेयर एज अगर आपको कहीं वहां से निकल के वर्क प्लेस पे जाना है तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, और फिर अगर वो को प्लेस है जहाँ पे दे आर गर्ल्स एंड बॉयज वर्किंग टुगेदर, आप उस पर थोड़ा और ध्यान दोगे। बट ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। आई वॉन्ट के
अगर आप वाकई ही चाहते हो अपनी जिंदगी में कुछ चीजें अचीव करना, सबसे पहले इज द सेल्फ बिल्डिंग पर्सोना ऑफ योरसेल्फ। आपकी पर्सनालिटी कैसे बिल्डअप करते हैं आप, तो उसके अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। आप कंप्यूटर के पीछे हुए बैठे हुए किस तरह की ड्रेसिंग में हो, इट्स द फीलिंग। आपने कैसे कपड़े पहने हैं, कौन सी सेंट लगाई हुई है, आप ने कौन से शूज पहने हुए हैं, आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत क्लस्टर्ड जगह है या बहुत नीट टाइडी ऑर्गेनाइज जगह है। वो आपके ब्रेन को भी क्लीन रखेगी, ऑर्गेनाइज रखेगी, फोकस रखेगी, और आपको मजा आएगा काम करने का। अगर आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, आप घर पे काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी हैं, डोंट डू इट इन योर नाइट ड्रेसेस, डोंट डू इट इन रफ ड्रेसेस, डोंट डू इट इन अनमैच्ड faded colors. Bring life to your wardrobe. आपके कपड़े, आपकी ड्रेसिंग, आप किस तरह की सेंस लगाते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी पर्सनालिटी और पर्सोना बिल्ड करने के ऊपर, एंड ऑल्सो बिल्डिंग द लाइफस्टाइल। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर आप कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, इट ब्रिंग्स आउट द कॉन्फिडेंस। अक्सर यहाँ पे मसला आता है कि हमारे पास सेल्फ स्टीम या कॉन्फिडेंस नहीं है टू अप्रोच पीपल एंड टू टॉक टू देम डायरेक्टली और इंट्रोड्यूस एनी एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट टू देम, इज बिकॉज कि हम अपनी जात में ही कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे। तो कॉन्फिडेंस फील करने के लिए कुछ कुछ मेन बेसिक चीजें ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। देन कम्स अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर कस्टमर। अक्सर हम कस्टमर को एज अ प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन वो कस्टमर एहसासात और फीलिंग्स के साथ है। अगर हम वाकई अपने कस्टमर को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हमें दो चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक कॉग्निटिव थिंकिंग, दूसरा अफेक्टिव थिंकिंग। नाउ कॉग्निटिव थिंकिंग क्या है? कॉग्निटिव थिंकिंग इज बेसिकली मोर अबाउट आप सोच क्या रहे हैं, रैशनली सोचना। रैशनली एज इन कि अगर मैं कहीं टाइम पे पहुंचना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ 10-15 मिनट पहले निकलूंगी, उसका रास्ता क्या है, तो आई एम रैशनली कैलकुलेटिंग द प्रोग्रेस, मैं कैसे उसको मीट करूंगी, एंड आई विल बी देयर ऑन टाइम। इसी तरह से अगर मैं अफेक्टिव थिंकिंग देखूं तो उसके अंदर एहसासात आते हैं, फीलिंग्स आती हैं। हालांकि कॉग्निटिव इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कि इसके फैक्ट्स क्या है, रैशनल रीजनिंग क्या है इसको लेकर। तो दिस इज द डिफरेंस। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, जिसमें फैक्ट्स भी आ जाते हैं और फीलिंग्स भी आ जाती हैं, तो हमारी सेल और क्लाइंट रेपो बढ़ सकती है, इट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। कस्टमर को समझने के लिए उनकी टोन, उनके वर्ड्स, उनकी डिमांड को एक्टिवली सुनना और समझना बहुत जरूरी है। एब्रप्टली आप सोल्यूशन दे सकते हैं उनको, बट आई सजेस्ट कि डू योर रिसर्च ऑन एवरी कस्टमर, बिकॉज एवरी कस्टमर इज इम्पोर्टेंट। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप डिजाइन करते हैं कि मैं इस कस्टमर को क्या चीज पहले दिखा सकता हूँ, बाद में दिखा सकता हूँ, क्या चीज इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, और फिर हम इनको कौन कौन से फैक्ट बेस्ड चीजों से गुजारेंगे। फॉर इंस्टेंस, इफ यू वांट टू बाय अ टीवी, तो आप उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे कि इसके स्पेक्स क्या है, इसकी वारंटी क्या है, इस ये कौन सी कंपनी से है बेसिकली, बिकॉज यस, ब्रांड नेम्स डू वर्क ऑन आवर साइकोलॉजी एज वेल। इसी तरह से अगर हम टीवी को देख रहे हैं तो हमारे उसके साथ एहसास नहीं जुड़े, बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग एनीथिंग इन दैट क्वेश्चन। लेकिन अगर हम किसी परफ्यूम को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे हम देखेंगे फीलिंग्स, एहसासात, हाउ इट अफेक्ट्स योर पर्सनालिटी, और आपकी साइकोलॉजी अचानक चेंज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से लेकिन जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो वहां पे दोनों चीजें आ जाएंगी, कॉग्निटिव एंड द अफेक्टिव थिंकिंग। क्यों? क्योंकि वो हमारे पर्सनल यूज के लिए है। प्राइवेसी मैनेजमेंट, हम कौन कौन से टास्क देखेंगे, स्पेक्स भी मैटर करते हैं, और हमें क्या फील आ रही है इसको इस्तेमाल करते हुए। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक, यू नो, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई हैव माय मैकबुक और माय कंप्यूटर और माय आईपैड एंड आई कैन वर्क ऑन इट, इट रिप्रेजेंट्स माय होल पर्सनालिटी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अगर आप कस्टमर को देखना चाहते हैं, कस्टमर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, उनको एक्टिवली सुनना शुरू कर दें। एक्टिवली सुनने का मतलब ये नहीं है कि उनके अल्फाजों पे गौर करें, बट फीलिंग्स पे गौर करना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे गौर करना है, क्योंकि कॉग्निटिव और अफेक्टिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है टू नो एंड अंडरस्टैंड एनी पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इवन बिहाइंड द कंप्यूटर एज वेल।
आप लोगों की लैंग्वेज को देखें, समझें, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इनकी लैंग्वेज रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव लैंग्वेज है, ये वाकई आपके साथ डील करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या दे आर द पीपल। somebody raised a hand. I don't know. अच्छा, इसको हम बाद में देखेंगे. If you have any questions, we are going to do that at the end of the session. आप अपने जो भी सवाल हैं, आप अपने किसी भी स्लिप पे, बुक पे, जर्नल पे लिख सकते हो. And by the end of the session, we are going to discuss that. Okay? So I was talking about the reactive and proactive language. जब भी हम किसी कस्टमर को अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, ईमेल एक्सचेंज होती है, मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, वॉइस नोट्स और इवन कॉल्स पे अगर कम्युनिकेट हो रहा है, या ऑनलाइन वेब पे बातचीत हो रही है, या ऑर्डर्स मिल रहे हैं आपको, तो जस्ट नो द फैक्ट कि कुछ लैंग्वेज है जो हमारे लिए पॉजिटिवली काम कर सकती है, कुछ लैंग्वेज जो है नेगेटिवली काम कर सकती है. मेजॉरिटी हमें रिएक्टिव लैंग्वेज वाले लोग मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द कल्चरल एस्पेक्ट. वो कल्चर जो कंबाइंड कल्चर है, जॉइंट कल्चर है, इंडिपेंडेंट कल्चर नहीं है, लाइक द एशियन कंट्रीज, वहाँ के क्लाइंट्स आपको बहुत मुख्तलिफ नजर आएंगे. उनके अंदर काफी ऐसी चीजें होंगी कि नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हम देयर इज अ लॉट ऑफ नो, देयर इज नो रिस्क टेकिंग फैक्टर. लेकिन अगर आप वेस्टर्न क्लाइंट्स की तरफ जाएंगे, मोर इंडिपेंडेंट अप्रोच की तरफ जाएंगे, दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक द रिस्क. उनकी लैंग्वेज प्रोएक्टिव होती है, तो उनको कन्विंस करने में थोड़ा मुश्किल होती है. बट देन अगेन, आपकी और उनके बीच में कोई पर्सनालिटी क्लैश भी आ सकता है. बट टू नो दैट आपको भी एक प्रोएक्टिव लैंग्वेज को अप्रोच करना है कि यू नो लेट्स लुक इनटू द अल्टरनेटिव, दिस इज द प्रोएक्टिव लैंग्वेज. लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं है और ये बस डील डन होगी और इसका कोई चेंजेस नहीं है, इसकी कोई, हम कुछ नहीं कर सकते, आपने बस कर दिया फाइनल, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, तो यू आर जस्ट क्लोजिंग द डोर ऑफ द क्लाइंट्स ऑन योर फेस. क्यों? वो एक क्लाइंट नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा सर्कल है. A lot of people are connected and interrelated एक फर्म में बहुत ज्यादा. आप अक्सर फ्रीलांसिंग या कंपनी अप्रोच, इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड ऑफ माउथ. इट्स नॉट अबाउट कि बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा दिए गए और एक कंपनी को मशहूरी मिली, ऐसा नहीं है. इट्स ऑलवेज अबाउट द वर्ड ऑफ माउथ कि आपके पास कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर आया है और बताया है. क्यों? क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी और आप कितनी जल्दी काम कर देते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और किस मिकदार का काम करते हैं. इज इट वेरी गुड, इज इट माइल्ड, गुजारा लाइक है, किस तरह की अप्रोच है. ठीक है, अक्सर लोग आपसे काम करा लेंगे, आप बहुत खुश होंगे कि यू नो वी आर डूइंग रियली गुड, बट अक्सर आपके क्लाइंट्स गिरना शुरू हो जाएंगे. दैट इज द पार्ट जब आपको रियलाइज करना है कि आपको कुछ सीखने और लर्न करने की और चेंज करने की जरूरत है. मे बी वी आर नॉट गिविंग द बेस्ट प्रोडक्ट आउट देयर इन द मार्केट. इसलिए लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है, कस्टमर अप्रोच के ऊपर फोकस करना है. कैसे करना है? लेट्स टेक द अल्टरनेटिव अप्रोच एंड आई चूज टू बी डिफरेंट. आई कैन कंट्रोल माय फीलिंग्स, आई कैन कंट्रोल द एस्पेक्ट ऑफ द नेचर, और मैं अपने क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट होकर चलूंगा. वेदर अगर हम रिएक्टिव लैंग्वेज को देखें तो वो यही कहते हैं कि इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता है, हम ये नहीं कर सकते हैं, देयर इज नो वे कि इसके अलावा कोई और सिनेरियो या ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल हो. देयर इज नथिंग that can be done about it, or we can achieve anything about it, and we have done it, and there is no correction we can make towards it. So there is a lot of difference in how you communicate with your client and how you understand them. एक्टिव लिसनिंग इज दैट. और उसके अंदर दो हमारे थिंकिंग पैटर्न्स आते हैं जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव थिंकिंग. अफेक्टिव थिंकिंग और कॉग्निटिव थिंकिंग को हमें इकट्ठा जोड़ना है टू अंडरस्टैंड कि फैक्ट्स क्या हैं और फीलिंग्स क्या हैं. आप अक्सर एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, और मोस्टली इफ यू टॉक अबाउट वॉशिंग डिटर्जेंट एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान की, उसमें गाना होता है, खवातीन होती हैं, ब्यूटीफुल लॉन ड्रेसेस होते हैं, खुशबू और फ्लावर्स दिखाए जाते हैं स्क्रीन पे. आपको तो नहीं पता कि उसकी खुशबू क्या है, बट दे शो इट विजुअली, और वो थोड़ी सी देर में, और कोई भी इम्पोर्टेंट करेक्टर वो ले आते हैं जो कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर दैट प्रोडक्ट. और वो एक इंसान होता है, कुड बी एक्टर, कुड बी मॉडल, कुड बी एनी अदर फेमस पर्सनालिटी जो जिसकी सुनी जाती है. तो वो एक कंबाइन करके फैक्ट्स के, इसके ये फैक्ट्स हैं कि आपका खर्चा इतना होगा, इतना पाउडर यूज होगा, इसमें ये कलर है, ये आपके कपड़ों को ये देता है. ठीक है, और उसके बाद
हाउ यू आर गोइंग टू फील ऑन योर हैंड, इससे आपके हाथ नहीं खराब होंगे, इससे आपके वॉशिंग मशीन में ये मसले नहीं आएंगे, इससे यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद योर पार्टनर, योर फैमिली इज गोइंग टू, फिर वो फीलिंग्स को लेकर आते हैं। दैट इज वाई पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट। ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा कुछ ब्रांड्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, इट्स जस्ट आपसे मेरे से सुना, या वो एक ऐसा नाम बन गया है जिसके लिए, जिसके साथ लोग अटैच होना चाहते हैं, नोइंग द फैक्ट कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट नाइकी। अगर हम नाइकी के बारे में सुनते हैं, वो ऐसा ब्रांड है जिसको हर कोई पहनना चाहता है, और वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, ऑनलाइन भी नहीं, टीवी पे भी नहीं, रेडियो पे भी नहीं, कभी नहीं। देयर वाज अ टाइम दे यूज्ड टू डू दिस थिंग, बट अब ऐसा नहीं होता है। उनकी जितनी भी शूट और पिक्चर्स होती है वो उनकी वेबसाइट के लिए होती है, दैट्स इट। हाँ, कुछ स्टार्स होंगे जो कहेंगे अपने आप को ब्रांड के साथ एसोसिएट करने के लिए, वो बताएंगे कि व्हाट ब्रांड्स दे आर वेयरिंग, बट दे आर नॉट क्लियरली एडवर्टाइजिंग फॉर इट, बट इनडायरेक्टली एडवर्टाइजिंग फॉर इट। सो इट्स अगेन वर्ड ऑफ माउथ। हमारे लिए जो फेमस एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, फेमस पर्सनालिटीज हैं, वो कुछ भी पहनती है हमारे लिए एक सिंबल बन जाता है। बट नाइकी ने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, बिकॉज दे मेंटेन्ड अ स्पेसिफिक क्लाइंट। ठीक है। कुछ ऐसा जमाना था जब स्पेसिफिक लोग ही वो चीज ले सकते थे, और फिर एक जमाना आया कि एवरीबडी कैन गेट इट। अब हर इंसान वो चीज ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सेविंग एंड द बजट एंड एवरीथिंग। बट देयर वाज अ टाइम वो एक स्पेसिफिक लाइनेज के लिए इस्तेमाल की जाती थी या प्रोड्यूस की जाती थी, या उन्हीं को पता था टू अप्रोच दोज थिंग्स। सो वी हैव टू रियली लर्न द फैक्टर कि हमारे सामने बैठा हुआ कस्टमर कौन है और हम सेल क्या कर रहे हैं। अगेन, योर वर्थ। नाइकी को अपनी वर्थ पता है, उसको दरवाजों पे खटखटाने की जरूरत नहीं। पीपल आर गोइंग टू कम टू दैट पर्सन। वहां तक पहुंचने के लिए देयर इज अ वेरी बिग जर्नी, बट यस यू कैन गेट दैट सॉर्ट ऑफ कस्टमर्स टू। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं आपके पास जो खुद अपने आप को एक ऐसे पॉइंट पोजीशन पे समझते हैं दैट दे डिजर्व द बेस्ट, दे आर गोइंग टू हायर यू बिकॉज, इसलिए, और आपको वो हर हर किस्म की पेमेंट देने के लिए तैयार है क्योंकि आपका काम नाइकी जैसा है। ऑलराइट, आप एक ब्रांड बन चुके हैं, दे आर गोइंग टू गिव यू ऑल दोस थिंग्स। लेकिन फिर वहां पे ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिनके लिए जितना मर्जी काम अच्छा हो, लेकिन क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, पर्सोना, सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेशन, कंपनी रिप्रेजेंटेशन उतनी वेल डेवलप नहीं है, सो दे आर नॉट गोइंग टू गेट दैट मच। और शायद वो टास्क बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बट देयर अर्निंग इज वेरी लो। सो वी रियली हैव टू आइडेंटिफाई इन बिटवीन कि हम अपने आप को कौन सी बाउंड्री पे और सिनेरियो पे देखना चाहते हैं। Alright. Moving on further, there was another thing that I would like to focus on, that is called interpersonal relationships. क्योंकि अगर हम फ्रीलांसिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। फॉर इंस्टेंस, हम अगर सबसे ज़्यादा टाइम अपना सिर्फ स्क्रीन के आगे दे रहे हैं तो हमारी फैमिली अफेक्ट कर रही है, हमारे बच्चे, हमारा सोशल सर्कल, वी माइट बी लूजिंग फ्रेंड्स, और हम आइसोलेशन और डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। सो मच सो दैट हमारे से फोकस नहीं किया जा रहा, मेमोरी इश्यूज हो रहे हैं, काम नहीं किया जा रहा, क्लाइंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, बेड से नहीं निकला जा रहा, हर काम प्रोक्रेस्टिनेट करते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना शुरू हो गए हैं, डाइट का ख्याल नहीं है, डिहाइड्रेशन की तरफ चले गए हैं, नींद नहीं पूरी कर रहे हैं क्योंकि काम पेंडिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। बट दिस मोर you manage your time in every day and more you invest in the people around you, around your social circle, आपको एक कनेक्शन का एहसास होगा। आप ये काम क्यों कर रहे हैं? अपने लिए, सिर्फ अर्निंग के लिए, या अपनी फैमिली के लिए? तो जिस फैमिली के लिए कर रहे हैं, जब उनको ही टाइम नहीं देंगे, इट विल बी वर्थ नथिंग। आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपका स्पाउस विल ग्रो अप लर्निंग कि इस इंसान को सिर्फ अपने काम से मोहब्बत है, बट इन योर माइंड यू आर थिंकिंग कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ। डजंट मेक सेंस। जिसके लिए कर रहे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके इर्द गिर्द रहना, उनके साथ प्लान्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर दैट यू हैव अ कन्वर्सेशन अपने काम से रिगार्डिंग, ताकि आपकी फैमिली मेंबर्स भी अंडरस्टैंड कर सके अपने आपके काम की नौयत को, आपकी इम्पोर्टेंस को, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो और ये कैसे आपके ऊपर नेगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट करता है।
आपने कितने प्रोजेक्ट्स अचीव कर लिए हैं, डोंट टेल देम अबाउट द सैलरी, ऑब्वियसली दैट आई विल नॉट अलाउ एनीबडी, आप चाहे जितना मर्जी बिलियंस में ही अर्न क्यों नहीं कर रहे, डोंट टेल योर फैमिली अबाउट द सैलरी, जस्ट शेयर अबाउट हाउ मच सक्सेसफुल यू आर और कितने नुकसान हो रहे हैं, सो दैट दे कैन यू नो दे, दैट्स अ सोशल सपोर्ट सिस्टम। एक इंसान अधूरा है अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम के बगैर, चाहे वो कभी भी कुछ भी कर रहा है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से plan vacations without your laptop and without your work. Don't take your work everywhere you go, because it is going to make every place less appealing and more controlling आपके emotions को। और आपको लगेगा कि you know every time I'm busy, मुझे time नहीं मिलता है, हर वक्त आप काम कर रहे हैं, अपने लिए time नहीं है, and it's just there is just a hustle in your life. सुकून नहीं है, peace नहीं है, रुक नहीं सकते आप कहीं पे। So what you did was moving from 9 to 5 job, आपने 24 hours job करना शुरू कर दी। Not healthy, not good. फ्रीलांसिंग के बहुत फायदे हो सकते हैं अगर आप इसको ठीक तरीके से यूटिलाइज करते हैं। एक टाइम रखें काम करने का, 9 to 5 अगर आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो अपने लिए भी 9 to 5 करें। हाँ, अगर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो उसके अंदर अपनी स्किल्स को शार्प करें। शार्पनिंग योर स्किल्स इज लाइक maybe reading a book, maybe joining courses like we are doing this workshop. ये इस तरह की चीजें आप अटेंड करें जो आपके माइंड को वसी बना सकती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, एंड कैन हेल्प यू इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। For instance, there is this very beautiful book, Wall Street Journal के हिसाब से, I don't know आपने वॉल स्ट्रीट मूवी देखी है या नहीं, जिसने भी देखी है उनको वॉल स्ट्रीट जर्नल के बारे में भी पता होगा। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, कस्टमर, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज को मैं सजेस्ट करती हूँ, रेकमेंड करती हूँ, अगर आप कभी कुछ सीखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मैनेज करना चाहते हैं अपने आप को, टाइम मैनेजमेंट, लर्निंग द पर्सनालिटी डिफरेंसेस इन अप्रोचेस, पर्सपेक्टिव, एनीथिंग। इसमें बहुत से डिफरेंट छोटे लेक्चर्स हैं जिसकी बेसिस पे आप डिजाइन कर सकते हो कि मैंने कैसे लेकर चलना है। और ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इट इज एक्चुअली अ गाइड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स इन योर लाइफ। एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें, एनालिसिस कर सकें कि हमारी जिंदगी पे इफेक्टिव है या नहीं है। हो सकता है आपकी जिंदगी पे वो अप्रोच इफेक्टिव ना हो, मे बी द अदर थिंग कैन बी इफेक्टिव फॉर यू। तो दिस इज अबाउट सक्सेस एंड हैप्पीनेस। अक्सर हम काम को सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ जोड़ते हैं, बट पीस और हैप्पीनेस के साथ नहीं जोड़ते। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हैं, बट दे डोंट हैव द पीस, दे डोंट हैव द हैप्पीनेस। इंसान कंसिस्टेंटली एक हालत में खुश नहीं रह सकता। वी हैव टू फाइंड आउट सर्टेन थिंग्स इन आवर लाइफ जो हम चेंज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कभी कभार कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ कंपनीज बहुत मशहूर होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, लेकिन शायद आज वो कंपनीज एग्जिस्ट भी नहीं करती। फॉर इंस्टेंस नोकिया, राइट, ये सिर्फ उस क्लास पे एग्जिस्ट करती हैं जो वर्कर क्लास है, लेबर क्लास है। इट इज you cannot see it anywhere else, whereas iPhone was not even there जब नोकिया अपने was exceeding everywhere in their life। तो बहुत से differences हैं। इसी तरह से how you represent your product, is it your identity or is it going to make your life fine? अक्सर लोग identity की तरफ जाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं या हम कौन सी कंपनी से अपना काम करवाते हैं, वो बहुत फख्र से बताएंगे। अक्सर लोग मेरे सामने हॉस्पिटल्स के नाम वो लेते हैं जो बहुत मशहूर हॉस्पिटल्स हैं। व्हाट अबाउट दोज हॉस्पिटल्स जहाँ पे वही डॉक्टर्स बैठते हैं, एक ही काम करते हैं, फीस कोई चार्ज नहीं करते, कम चार्ज करते हैं, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, सो वी यूजुअली टेंड टू advertise ourselves through brands of schools, colleges, यूनिवर्सिटीज, कहाँ काम कर रहे हैं आप, आपने किससे पढ़ा हुआ है, किस टीम के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह से यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ दैट पीपल नो एंड अंडरस्टैंड यू कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। अगेन इट्स अबाउट आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं, पूरी दुनिया आपको वैसे ट्रीट करना शुरू कर देती है। बट देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन द ईगो and between building yourself properly.
So it's about positive attitude, not that I am God attitude. There's a lot of difference between that. So we really need to understand that also. That's pretty much for today. आप अगर आप सबके जहन में या कोई बात है या कोई question है, anybody wants any sort of guidance, I'm here to help. जी सब के माइक्स ऑन है। कोई क्वेश्चन किसी ने करना हो तो क्वेश्चन कर सकता है आज के लेक्चर के बारे में, कोई भी बात पूछनी है कोई। आई थिंक आपने एक्सप्लेन इतना अच्छा किया है तो सबको समझ आ गई है, लगता है कोई क्वेश्चन जो है किसी के माइंड में नहीं आ रहा। थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा जी टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जैसे आपने कुछ गाइड किया है थोड़ा थोड़ा सा मजीद डिटेल में जो है ना कि किस तरह से मतलब कि टास्क किस तरह से मैनेज करें लोग, कि जो प्रायोरिटाइज किस तरह से करें। ये एक बहुत इशू होता है कि लोगों को ये समझ नहीं आती कि कौन सा काम हमें पहले करना चाहिए या कौन सा बाद में करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड कि सबसे पहले हमें अपने स्केड्यूल में वो काम रखना चाहिए जिस पे टाइम कम लगता है, क्योंकि हम अभी शुरुआत में हैं मैनेज करने के लिए। एक फॉर इंस्टेंस आपके पूरे दिन में आपके पास 4 टास्क हैं, एक टास्क के लिए आपको 4 घंटे लगने हैं, एक के लिए 2 घंटे लगने हैं, एक के लिए 10 मिनट लगने हैं, एक के लिए 2 मिनट लगने हैं। अगर आप 4 घंटे वाला टास्क पहले उठा लेंगे तो आपके ज़हन में 4 घंटे तक वो 2-3 टास्क लटके हुए हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप 2 मिनट वाला काम पहले उठाएँगे तो आप 2 मिनट का काम करके अब आपके ज़हन में एक मोटिवेशन आई है, नाउ यू हैव 3 टास्क फॉर द डे। फिर वो 10 मिनट वाला कर लेंगे तो 2 टास्क रह जाएँगे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप हर टास्क में बेहतर होते चले जाएँगे और आपके सारे टास्क कंप्लीट हो जाएँगे। टाइम मैनेजमेंट को, हर काम को उससे समझना है कि किस काम में पहले कम टाइम लगेगा, पहले मुझे वो कर लेना चाहिए। फिर आप वो वाला टास्क पकड़ सकते हो बाय द एंड ऑफ द डे जिसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, एंड दैट इज ओके। यू कैन डिवाइड दैट टास्क इनटू स्मॉलर टास्क टू। अगर कोई 4 घंटे का काम है तो आप उसको 2-2 घंटे में डिवाइड कर सकते हो विद गैप्स आल्सो, ब्रेक्स इन बिटवीन। दूसरी चीज है लेस डिस्ट्रैक्शन रखनी है। अगर आप टास्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, अपना टाइम मैनेज करने के लिए बार बार अपने फोन की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमारा फोन एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए हमें फोन को और इवन हमारे लैपटॉप पे जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं उनको भी शट डाउन कर देना चाहिए या म्यूट कर देना चाहिए या साइलेंट कर देना चाहिए, ताकि वो भी हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे, ठीक है? दूसरी चीज, इसको मैनेज करते करते वी हैव टू बी हमारा स्टमक फुल होना चाहिए, खाना पीना बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि बार बार उठ रहे हैं, जा रहे हैं और काम के बीच में खा रहे हैं, क्योंकि कोई कंपनी ये इसलिए अलाउ नहीं करती काम के बीच में खाना क्योंकि इट इज डिस्ट्रैक्शन। कंपनी का जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो हर एक बंदे को स्टडी करके होता है। फ्रीलांसर्स के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो ऑन स्पॉट अपना खाना पीना स्टार्ट ना करें, बल्कि इनफैक्ट खाना ही खाना है तो उसके लिए एक अलहदा से टाइम निकाल के बैठे कि वी आर गोइंग टू हैव अ मील politely, positively, and just be there for 10 to 15 minutes, have a break, eat your food, get back to work. That is going to manage your time. ऐसा अक्सर लोग करते हैं कि काम करते हुए खाते हैं उनको लगता है कि हमारा टाइम जो है वेस्ट नहीं हो रहा। असल में आप अपने आप को ज्यादा करोट कर रहे हो, अपने ऊपर ज्यादा बर्डन डाल रहे हो और आपको रुकने का टाइम नहीं मिल रहा है किसी चीज में। अगर आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो, आपका ब्रेन स्टॉप हो जाता है, एक शट डाउन करना शुरू हो जाता है, एक पॉइंट पे आके क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं, एक्सपोजर नहीं रहता है उस तरह का। इसलिए बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम 4 से 5 घंटे के बाद टेक अ ब्रेक। कुछ लोगों का ये भी बहुत ज्यादा लॉन्ग आवर्स होते हैं, तो आई प्रेफर देम एंड टेल देम कि 2 घंटे बाद ब्रेक ले लिया करें। कुछ लोगों के लिए 2 घंटे का काम इज ओके एंड देन दे कैन टेक अ ब्रेक फॉर लाइक 15 और 30 मिनट्स एंड देन दे कैन गेट बैक टू देयर वर्क। इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इफ यू हैव हेल्पिंग हैंड्स उसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो अगर आप अपने लीडर हैं और मैनेजमेंट के का टास्क ज्यादा कर रहे हैं तो आप कभी लीडर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप लीडर हैं और आपने अपने मैनेजमेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से संभाला हुआ है और सब अपने टास्क कर रहे हैं, दैट कैन बी हेल्पफुल और वो आपका काम भी डिवाइड हो सकता है, आपका टाइम भी सेव हो सकता है और आप एज अ टीम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं।
Yes. Anything else anybody would like to ask? जी बहुत अच्छा जी। थोड़ा सा टीम वर्क के बारे में बता दें कि जो छोटी एजेंसीज हैं वो टीम वर्क किस तरह से मैनेज करें। हम्म। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जेन्युइनली जब हम किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं और मीटिंग्स कंडक्ट हो रही हैं तो उसमें हम जेन्युइन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें। अक्सर जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत बेसिक हैं और वो उस इम्पोर्टेंट मीटिंग का पार्ट भी नहीं होना चाहिए। तो वो टाइम वहाँ से जो वेस्ट हो रहा है, दे कैन आस्क एनीबॉडी इन देयर फ्री टाइम, अपने कोलीग्स में इंटरेक्शन बढ़ाएं। अक्सर लोग कंपनी में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते हैं, दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर, दे आर मोर अबाउट एज अ कंपटीशन। आप किसी का कंपटीशन नहीं हो, आपका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, आप सिर्फ अपना कंपटीशन हो, अपना कंपैरिजन हो कि आप अपने कल से कितना बेहतर हो आज। आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करोगे, आप अपने कोलीग को सपोर्ट नहीं करोगे, उनके आइडिया को सपोर्ट नहीं करोगे, उनके साथ म्यूचुअली काम नहीं करोगे, कनेक्टेड नहीं रहोगे, हर मिनट की रिपोर्ट नहीं दोगे उनके साथ, तो आपका काम अफेक्ट होगा। यूनिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जिस कंपनी में यूनिटी बहुत अच्छी है, कोलीग्स का आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वो जेन्युइन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं और सोल्यूशन उनका डिवाइडेड होता है कि कौन कौन किस किस चीज पे स्टडी करेगा, रिसर्च करेगा, काम करेगा, वो कंपनीज बहुत ज्यादा एक्सेल करती हैं। बट जो कंपनी जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एम्प्लॉय अप्रिसिएशन नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, एक दूसरे को कंपटीशन पे लगे रहते हैं, दे डोंट एक्सीड मच वेल। बहुत जरूरी है कि इकट्ठे मिलकर यूनिटी के साथ काम करना है। एंड डोंट विदहोल्ड योर आइडियाज, कोई आपका आइडिया नहीं चुरा सकता, खासतौर पे एक कंपनी में रहते हुए। ठीक है, सो शेयर योर आइडियाज ओवर द टेबल, टॉक अबाउट दोज थिंग्स, और ये रिसर्च करें, उसके ऊपर लर्न करने की कोशिश करें। इसी तरह से आप छोटी कंपनीज में देखेंगे एक एक एंजाइटी का फैक्टर है, खासतौर पे जहाँ पे दो जेंडर्स आके काम करते हैं। दे डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हम ये बात कर देंगे या वो बात कर देंगे। ऑनेस्टली कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, इट्स एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट कि अगर मैं बोला या मैं आगे आया तो मेरे क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, या मुझे क्या कहना चाहिए, या मैं ठीक तो लग रहा हूँ, या मैं ठीक तरह से बैठा हूँ, मैं ठीक तरह से बात कर रहा हूँ। ये एंजाइटी हो रही होती है लोगों को। आपकी तरफ लोगों का ध्यान तब आता है व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग समथिंग productive, interesting, and then they are going to be there कि oh now we are going to listen, और तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होता है। सो डोंट वरी अबाउट कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो भी लोग आपकी तरह ही हैं, वहीं बैठे हुए हैं एक ही अप्रोच के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, सीखने के लिए, Questo समझने के começa लिए। a एंड दे आर cercare नॉट गोइंग टू che गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ क्रेडिट या l'orientava पनिशमेंट कि आप empregado, कैसे o रिप्रेजेंट कर रहे हैं या no कैसे mundo नहीं, और relação क्या बात prendeu करें और क्या dinheiro, इस्तेमाल foi करें। garantia. इट इज मोरली अबाउट कि हमारी Desses समझ में आए। loucos तो चैलेंज योर investimentos, फियर्स, impacto एक do बात तो investimento. ये कि अपने फियर्स को चैलेंज करें। अगर आप लो सेल्फ एस्टीम से हैं, लो कॉन्फिडेंस है आपका, अपने आप को चैलेंजेस दें, अपने कम्युनिकेशन पे काम करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, जैसे अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करके कोई भी टॉपिक दें उसके ऊपर बात करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखना, अपने एक्सेंट को देखना, अपनी टोन को देखना, आपकी मीटिंग में कैसी इंटरेक्शन है, आप किस तरह से बैठे हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं। अगेन आई talked about well dressing, good shoes, good belts, good sense, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप अगर मीटिंग कर रहे हैं या कोई टास्क दे रहे हैं तो आप कितना रिवॉल्व अराउंड करते हैं उस एरिया के। इवन एम्प्लॉयज हैं तो वो कैसे बैठे हुए हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ये बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं। बट यू कैन गेट बेटर एट इट बाय एक्चुअली डूइंग प्रैक्टिस। उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा until and unless आप प्रैक्टिस नहीं करते ये सारा कुछ। और हमें ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है विद इन द स्मॉल कंपनीज कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारी इंडस्ट्री कैसी है, और हम क्या प्रोडक्ट जो है जिस पे फोकस कर रहे हैं। हमारी बेसिक चीज़ें जो जहाँ से वो कंपनी स्टार्ट हुई थी और बेसिक जो एजेंडा है, गोल है, उसको हमेशा जहन में रखकर चलना है ताकि आप कभी भी डिविएट ना हो अपने पाथ से। यस, दैट्स इट।
जी। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा जी, हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, जो भी न्यू फ्रीलांसर हैं, सीख रहे हैं। तो हमारे फ्रीलांसर में मैंने एक चीज़ देखी है कि वो कोई भी कोर्स शुरू करते हैं तो उसमें फोकस नहीं होते। कोई दूसरा कोर्स उनको सेम टाइम पे पता चल गया तो जी उसकी तरफ चल पड़ेंगे, या ऑलरेडी किसी ने 2 कोर्सेज किए हुए हैं, तीसरा कोर्स कर रहे हैं। तो हाँ इसके जी। बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि फोकस्ड किस तरह हों और किस तरह से एक चीज़ को ही करें, बार-बार मतलब कि अपनी एनर्जी डिफरेंट चीज़ों पे वेस्ट करते रहते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? असल में हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे वी वांट इंस्टेंट रिजल्ट, और इंस्टेंट रिजल्ट मिल भी जाते हैं कभी-कभी आपको व्हेन यू आर लकी एंड व्हेन यू हैव गॉट द क्लाइंट जो वाक़ई आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे सकते हैं उस पॉइंट पे। बट ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आ सकता जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है, लर्निंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर आप एक कोर्स पे फोकस नहीं है, आप उससे लर्न नहीं कर रहे हैं, आपके पैसे ज़ाया हैं, आपके टाइम ज़ाया है, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट ज़ाया, आप आगे जाके कुछ भी नहीं कर सकते। इट इट विल बी रियली प्रॉब्लमैटिक। 3 कोर्सेज़ इकट्ठे पकड़े हुए हैं। आई बिलीव कुछ लोगों में एक एक्स्ट्रा हाइपर एक्टिव एनर्जी होती है, वो ये टास्क कर सकते हैं। लेकिन नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। इसी तरह से 3 कोर्सेज लेकर अपने आप को ओवरबर्डन ना करें। टेक वन कोर्स एट अ टाइम, उसको अंडरस्टैंड करें, लर्न करें। उसके हर कोर्स वर्क की एक डिफरेंट आउटलाइन होती है, उनके डिफरेंट टास्क होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें। देखें कि मैंने इस चीज़ से क्या सीखा है और आगे मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। हर कोई इंस्टेंट चीज़ों की तरफ भाग रहा है जिसकी वजह से हम एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। वो जो फोकस इंक्रीज करने के लिए हमें रुकना पड़ेगा कि हमें कहाँ इन्वेस्ट किया हमने अपना टाइम। और हमारे लिए अगर आपको लगता है कि वो कोर्स आपके लिए अच्छा नहीं है, आई से कि वो फिर भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम फेल हो रहे हैं या हमें लग रहा है कि दिस इज नॉट समथिंग रिगार्डिंग आवर फील्ड बट वी आर स्टिल लर्निंग इन एनी वे। हमारी सक्सेस, हमारा फेलियर, इट्स स्टिल द लर्निंग। हम कोई कोर्स लेट्स से मैनेजमेंट का उठा रहे हैं तो हम न्यूरो साइकोलॉजी का क्यों पढ़े हैं? ऑब्वियसली बिकॉज मैनेजमेंट इज लिंक्ड विद ह्यूमन न्यूरो साइकोलॉजी। तो अगेन देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन बिटवीन वन एंड अदर थिंग। इसी तरह से you know if we have to do the freelancing और हमारी ऑनलाइन रिलीज है, why are we going to read the book? Maybe it's going to be helpful for you और ये आपकी सोचने और समझने की सलाहियत के ऊपर काम कर सकती है। तो अपने कोर्सेज को सीरियसली लें, वो सिलेक्ट करें कोर्सेज जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। उनके कोर्सेज सिलेक्ट करें जिनकी एक रेपो बिल्डिंग बहुत अच्छी है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, नॉट जस्ट ऑनलाइन रिव्यूज बल्कि वाकई ही लोगों से उसके बारे में डिस्कस करें, अंडरस्टैंड करें। किसी कंपनी को ज्वाइन करने लगे, किसी कोर्स को ज्वाइन करने लगे, उनके प्रीवियस एम्प्लॉयज, रीसेंट स्टूडेंट्स, डू टॉक टू देम अबाउट इट, अंडरस्टैंडिंग करें। इसी तरह से हर कोर्स के बाद फीडबैक दें। जैसे इस वर्कशॉप के बाद आई वुड लाइक यू गाइस टू गिव मी द फीडबैक। इसी तरह से आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक होगा, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल नो वेयर योर व्हाट योर फॉल्ट्स वर, किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे नहीं करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दैट टू। यस। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लाइका क्यूम ने किया है रिटर्न। हम्म। कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ट अप करें टुवर्ड्स वर्क लाइफ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट? कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले हमें छोटे छोटे टास्क आगे बढ़ना पड़ेगा। कभी आपने नोट किया होगा अपनी जिंदगी में कि अगर आप किसी को शुक्रिया या थैंक यू कहते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है और आप घर जाके कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे आपका काम कंप्लीट हो गया या आपने प्रोजेक्ट उठा लिया, यू फील मोर गुड। तो इट इज कॉल्ड अ बटरफ्लाई इफेक्ट। इसको हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं कि एक छोटा सा काम, एक स्मॉल कॉज आपके ऊपर एक मैसिव इफेक्ट करता है, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सुबह जब उठते हैं और आपने अलार्म स्नूज कर दिया, आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। um, आप बार बार अपने ऊपर नो 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 कर रहे हैं जितनी दफा आप अलार्म स्नूज कर रहे हैं। तो वो एक छोटा सा इफेक्ट आपके ऊपर लो सेल्फ एस्टीम और लो कॉन्फिडेंस का रिजल्ट लेकर आएगा। आपका काम पेंडिंग है, 3 महीने से 6 महीने से आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं और दूसरों के काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। अगेन दैट स्मॉल
कॉज इज गोइंग टू क्रिएट अ मैसिव इफेक्ट। आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। अपने छोटे से छोटे टास्क को कंप्लीट करना शुरू कर दें, बड़े से बड़े टास्क को कंप्लीट करना शुरू कर दें, उसको प्लान करें, ब्रेक करें। आपकी सुबह कैसे स्टार्ट होती है, आप फोन पे लग जाते हैं उठते साथ ही, नाश्ता नहीं कर रहे हैं, अलार्म स्नूज कर रहे हैं, आप फैमिली से अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, आप हर किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, आप ही अपने गोल्स अचीव नहीं कर रहे हैं और लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं और लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, जमाने को ब्लेम कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू शैटर योर कॉन्फिडेंस। सो स्टार्ट डूइंग द ऑपोजिट ऑफ इट। हेल्दी नाश्ता, टाइम मैनेज करना, अपने आप की तारीफ करना, अपने लिए सही चॉइसेस बनाना, घर वालों से सही इंटरेक्ट करना, लोगों का शुक्रिया अदा करना, लोगों से ज्यादा बात करना, घुलना मिलना, लोगों को वाकई सुनने की कोशिश करना रादर देन उनको राय देने के बजाय लोगों को सुनने की कोशिश करें। आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। एंड आप जितनी भी चीजें अपनी जिंदगी में करते हैं उनका रिजल्ट देखें। आपने जो भी चीजें की हैं उसका क्या रिजल्ट है आपकी जिंदगी में, पॉजिटिव, नेगेटिव। क्या आपने जो काम किया, जो टास्क लिया वो कंप्लीट किया बिल्कुल सही टाइम पे, अमेजिंग, अप्रिशिएट करें अपने आप को। बट अगर आपने कोई टास्क लिया और प्रोक्रेस्टिनेट किया, जितना आप दुख सेलिब्रेट करते हैं उतना आप खुशी सेलिब्रेट करना शुरू कर दें। आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। आप अपने लिए चॉइसेस क्या लेते हैं उससे भी आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जो लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो फिर तो लोग आपको खुश, कभी भी खुश कर सकते हैं, कभी भी दिल दुखा सकते हैं, कभी भी मजबूर कर सकते हैं, कभी भी ऊपर लेके जा सकते हैं, कभी भी गिरा सकते हैं। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच कि लोग क्या कहेंगे या लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोगों से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस एसोसिएटेड होता है। बिकॉज तब आप अपना इख्तियार खो बैठते हैं और आप अपना इख्तियार लोगों की तरफ दे देते हैं जो आपको कभी भी किसी भी वक्त मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली दैट इज नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज फ्रॉम विद इन। जी, और कोई सवाल? सवाल ये है कि जी अगर कई दफ़ा हम ट्राई भी करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करने की और बहुत सारी चीज़ें हमसे क्वेश्चन की जा रही होती हैं, उनके आंसर भी आ रहे होते हैं, फिर भी हम आंसर ना दे पाएँ, तो फिर क्या करें? क्या उसकी क्या रीज़न हो सकती है? हम कह रहे हैं कि आनलाइन जी कोई क्वेश्चन कर ले माइक पे, तो क्वेश्चन करना चाह रहा है तो माइक नहीं ऑन कर पा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जी, तो पता नहीं कैसा फील होगा, ये इस तरह की चीज़ों के बारे में कि तो कोई ये बंदा आपका, आपसे कुछ। ये हम तब तक हाँ, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप देखिए, आपने अपना माइक ओपन किया, आपने बोला, आपके अंदर एक ऐसा एहसास पैदा हुआ, एक लर्निंग पैदा हुई कि मेरे माइक ओपन करने से, कैमरा ओपन करने से, रिप्रेजेंट करने से मुझे क्या महसूस हो रहा है। लेकिन अगर आप हमेशा ये सोचते कि आई एम नॉट गोइंग टू कंडक्ट दिस वर्कशॉप, मुझे कैमरा एंजाइटी है, मैं अपनी आवाज को लेके कॉन्शियस हूँ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, आप लीडर भी नहीं बन सकते थे, आपको पता भी नहीं चलता कि मैं ये कैसी चीज लेकर चल सकता हूँ, मुझे कैसे फील हो रहा है, और सिर्फ ख्याल ख्याल और ख्याल रहता है उसके अंदर। तो ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ हमारा ख्याली डर है, एक रियल डर भी नहीं है। इट इज नॉट कोग्निटिव, ये अफेक्टिव डर है, इफेक्टिव थिंकिंग को अफेक्ट कर रहा है हमारी। आई बिलीव कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है जब हम अपने आप को चैलेंज देते हैं, रिस्क लेते हैं अपनी फियर्स को फेस करने का। I had a fear of height and I wasn't able to, travel to northern areas. But I did give myself a challenge. कभी छोटे हिल स्टेशन, फिर आई, हाँ मैंने इफेक्ट उसका इंक्रीज किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर और ऊपर और ऊपर। इट्स नॉट दैट एक ही दफा, बट ओवर द पैसेज ऑफ फ्यू इयर्स टिल द टाइम एक दिन मैंने पहाड़ से छलांग लगाई, दैट वाज पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, एंड दोज मोमेंट्स वर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। और शायद मैं वो कभी भी नहीं कर पाती अगर मैं अपने आप को चैलेंज नहीं करती, और शायद मैं वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाती कि हाउ ब्यूटीफुल दैट एक्सपीरियंस इज। इसी तरह से हमारा कॉन्फिडेंस, लोगों से बात करने का, हमें कोई इंसान अच्छा लगता है, हमें कोई कंपनी अच्छी लगती है, हम अप्लाई नहीं करते थिंकिंग कि भी ये तो कंपनी बड़े ऐसे ऐसे लोगों को हायर करती है। ट्राई इट, गो अहेड। कैसे लोगों को हायर करती है, क्या स्किल्स हैं, हम क्यों नहीं सीखते वो स्किल्स? व्हाई कांट वी बी दैट पर्सन, राइट? हम बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जी सबके माइक्स ऑन है, तो कॉन्फिडेंस आपको बताया हमने तरीका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करने का। तो किसी ने क्वेश्चन करना है तो माइक पे ऑन करें और क्वेश्चन कर सकते हैं। जी फिर एक रिटर्न क्वेश्चन ही आया, माइक नहीं ऑन हुआ किसी का भी। माय हाँ क्वेश्चन जी। इज सो मच थिंग्स रनिंग इन माय माइंड बिफोर कन्वर्सेशन विद एनी मैन, बट एट द टाइम ऑल थिंग्स आर गॉन फ्रॉम माय माइंड, व्हेन वी कैन डू व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस सिचुएशन। स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट रादर देन लिविंग इन योर माइंड, बिकॉज जितना हम अपने दिमाग में रहते हैं, हम अपने प्रेजेंट में रहना भूल जाते हैं कि हमारे सामने बैठा हुआ इंसान क्या है, उसका एहसास क्या है, हम उससे क्या बात करें। लिव इन द मोमेंट। अगर आप किसी के सामने आए और आप एक पूरी कन्वर्सेशन सोच के आए, वो वैसी नहीं होगी। लोग आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलते, आपके अकॉर्डिंगली बात नहीं करते, आपके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स नहीं देते। आपका किसी भी शख्स पे इख्तियार नहीं है। तो प्री प्लान कन्वर्सेशंस को पीछे रख के आना है और जो सामने बैठा है उससे कम्युनिकेट करना है, और जो बात हो वहां से स्टार्ट करें, वहां से पिकअप करें। फॉर इंस्टेंस, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस प्लेस, what would you like to have, let's talk about present, future, likes, dislikes, it can be anything. Be creative about it, but on the spot approach को apply करें। रियलिटी के साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि जितने लोग जहन में रहते हैं वो रियलिटी के साथ नहीं कनेक्ट कर पाते, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंजाइटी इन देम, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू एन एक्सटेंट कि वो हमेशा डिफरेंट सिनेरियो फैंटेसाइज करते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करते, और वो फिजिकली भी अफेक्ट करता है आपको। अगर हम दुखी सिनेरियोज इमेजिन करेंगे, रिजेक्शन के सिनेरियोज इमेजिन करेंगे अपने जहन में, तो वो हमें नेगेटिवली अफेक्ट करेगा इस हद तक कि हमारे अंदर एंजाइटी के फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे, रोना, शिवर करना, सांस फूल जाना, बॉडी पेन्स होना, पट्टे खींचे रहना, ये बहुत से सिम्टम्स लोगों को फील होते हैं। स्टमक इश्यूज, गैस्ट्रिक इश्यूज। मोहम्मद रफीक साहब क्वेश्चन करना चाहते हैं जी, अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं आप। मोहम्मद जी रफीक, मोहम्मद राइट? रफीक साहब जी क्वेश्चन जी। करना चाह रहे हैं जी, अपना माइक ऑन करें। जी अस्सलाम वालेकुम हरो भाई, आपको भी सलाम, और ज़रा फातिमा आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना एक क्वेश्चन पूछना था कि मैं मिलान में रहता हूँ, ठीक है, बिलोंग करता हूँ हाँ सियालकोट से, हाँ जी। ठीक है ना। ये खुरम भाई जो है ना, ये कोर्स करवा रहे हैं मार्केटिंग का भी, और इसके बाद वो अमेजोन विजुअल का भी और ग्राफिक का भी। मेरे हाँ पास जी। ना टाइम बहुत कम है, क्योंकि इधर मैं हम्म। जॉब भी करता हूँ, मेरी फैमिली भी इधर है, ठीक है। तो आई हैव टू वेरी बर्डन ऑफ माई हेल्थ if there is not coming in here in Italy. That is why most all a problem in here is प्लीज तीन जो सब्जेक्ट दिए हैं उन्होंने, तीन जो उन्होंने कोर्सेज शुरू किए हैं ना, वो इसके हम्म। पहले तो मेरी बात है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इस कोर्स को, लेकिन वेरी इंटरेस्टेड इन दिस हम्म। सब्जेक्ट में, वो जो है ना बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी रखता हूँ। लेकिन सुबह मैं 9 बजे काम पर चला जाता हूँ, फिर 12 बजे आता हूँ, इसके बाद फिर मैं काम पर जाना 1:30 बजे काम पर चला जाता हूँ, इसके बाद मैं आपको तीन सब्जेक्ट को मैं फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि बर्डन बहुत राइट। ज़्यादा है। मैंने काम पर भी जाना है, फिर मैंने आना भी है। ये सब दोस्तों के लिए है, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों में है, मुख्तलिफ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों का जो माइंड है, यार एक सब्जेक्ट लिया मैंने, क्या करता हूँ, एक सब्जेक्ट सुबह 9 बजे इनकी क्लास लेता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ काम पर। वो जो सब्जेक्ट लिया होता है ना, उसको मैंने रिपीट करना है। अब मुझे ये टेंशन होती है कि 1.5 घंटे के बाद फिर मैंने काम पर जाना है, वो मेरा जो ठीक है। लेक्चर होता है ना वो रह जाता है। इससे ठीक ये है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक कोर्स करवा लें, उसका 3 टाइम में रख लें, ताकि एक क्लास एक दिन में 3 दफ़ा होनी चाहिए या 2 दफ़ा होनी चाहिए, ताकि अच्छा एक ठीक है। क्लास को जब हम एक सब्जेक्ट को लेंगे ना, तो हमारा माइंड, हमारा जो दिमाग का सर्कुलर चल रहा है ना, वो ठीक रहेगा, और इसको पिकअप अच्छी तरीके से करेंगे। जब आपके दिमाग पर बर्डन होगा, काम भी करना है, इधर फैमिली भी है, उसको भी चलाना है, आप इसमें इंटरेस्ट भी रखते हैं, क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूँ ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, हाँ। सियालकोट से। तो इधर ठीक मैं है। आता था, लेकिन मुझे शौक था ये ग्राफिक करने का, ये ठीक है। डिजिटल मार्केट सीखने का, लेकिन टाइम की आप बता दें किस तरह इसको मैं मैनेज करूं, और ये तीन जो सब्जेक्ट हैं या जो तीन जो इनके कोर्सेस है, इसको कैसे मैं फॉलो करूं, बहुत परेशान हूँ, मेहरबानी इस चीज़ वाला मुझे बुला दें।
ठीक है, आप चलिए जब कोर्सेज लेते हैं, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, आप जब कोर्सेज अटेंड करते हैं आपको कैसा महसूस होता है? कोर्सेज तो जब करता हूँ ना तो ये अच्छा अच्छा महसूस होता है कि काफ़ी टाइम है। सिर्फ मेरे पास ना वो टाइम, इसको जो रिवीजन करने का टाइम नहीं है, इसको रिपीट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। जब मैं 3 कोर्सेज का सोचता हूँ ना कि आज यार ग्राफिक का मिला, इसको भी करना, मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि मैंने काम पर भी जाना है, रात को भी आना है, ठीक है। इसके बाद फिर वो दूसरी क्लास शुरू हो जाती है, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मैं जॉब पर होता हूँ इधर, ठीक है। इनकी 3 बजे क्लास इधर से शुरू होती है, मैं जॉब पर होता हूँ, पाकिस्तान में 6 बजे होते हैं, ठीक है। इनकी क्लास जो है ना, फिर वो आपको पता है कि वो ये भेज देते हैं ना मुझे, वो उसकी रिकॉर्डिंग भेजते हैं, वो मैं रिकॉर्डिंग एक देखूंगा, फिर दूसरी देखूँ, बर्डन हो जाता है मेरे दिमाग में, यार मैं क्या करूँ अब, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, घर में फैमिली जो है उसके लिए भी टाइम देना है, उसको काम पर भी टाइम देना है। तो क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ कि एक सब्जेक्ट ले लूँ, उसको अच्छी तरह फॉलो कर लूँ, या 2 करूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए तो टाइम चाहिए ना, आप कोई भी कोर्स करते हैं ना, तो टाइम तो शुड बी मस्ट, फर्स्ट टाइम। ये तो पहली बात बिल्कुल, है, आप इसका उसको मतलब टाइम हम देंगे। टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे और हम नहीं, बहुत मैं जो ज्यादा नहीं कर रहा स्ट्रेस ले हूँ, रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस ले रहा हूँ मैं दिमाग पर। चलिए, आई टेल यू ये अबाउट इट, प्लीज़ अब मैं काइंडली इसके आप बारे में इसकी क्या जो करती इसकी हूँ। तरफ ना। ओके। यस, होता क्या है अक्सर, अगर मैं आपकी लाइफ के बारे में सुन रही हूँ और जो सिचुएशन सुन रही हूँ, आप अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं है और आपकी जिंदगी में अपने लिए टाइम नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में अपने लिए ही टाइम नहीं है तो हम चाहे 10 टास्क उठाएं, 12 50 टास्क उठाएं, वो हमें खुशी और स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है, जब आप ठीक नहीं हो मेंटली और फिजिकली तो आप किसी का फिजिकली ध्यान नहीं रख सकते। अगर आपके घर में कोई बीमार फर्द है और आप ठीक नहीं हो, आप भी फिजिकली बीमार हो, तो आप उनका ख्याल उस तरह से नहीं रख सकते जिस तरह से आप एक हेल्दी ब्रेन के साथ रख सकते हो। आप रिएक्टिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो अपने लिए। देखें, जैसे मैंने आपको रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लैंग्वेज का बताया, तो वो सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है। फॉर इंस्टेंस, मैं इतना बर्डनाइज्ड हूँ, मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, इनको बोले एक कोर्स कराएं क्योंकि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है, और 3 कोर्सेज हैं और मुझे टाइम नहीं मिलता है, और मेरी फैमिली है, और मैं रात को a lot of things going on in your mind, ठीक है। हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फॉलो करें और हम अपने आप को बार बार बता रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। द मोर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कि हमारे पास टाइम नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन कि व्हाट टाइम वी आर हैविंग एंड हाउ वी कैन कंज्यूम दैट। फॉर इंस्टेंस, आपने कहा मुझे बहुत मजा आता है कोर्सेज अटेंड करने का, बट असल में आपको कोई मजा नहीं आता, आपको सिर्फ एंजाइटी होती है वो कोर्स लेते हुए। क्यों? क्योंकि आपके जहन में चल रहा है मुझे इतना कुछ कवर करना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है, लर्न करना है, जल्दी जल्दी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे घर भी जाना है, मुझे फैमिली को भी टाइम देना है, बट देयर इज नो ब्रेक इन योर लाइफ, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ में कुछ अपने लिए टाइम एसोसिएट करें। मे भी शायद सुबह थोड़े जल्दी उठ के अपने लिए एक टाइम एसोसिएट करें, या रात को जब घर जाते हैं तो आपके पास एक सेल्फ टाइम, मी टाइम भी होना चाहिए। आई नो आपकी फैमिली आपकी जिम्मेदारी है और हर चीज है, बट उसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप काम पे हैं, अपनी फैमिली को फैमिली ग्रुप में एक छोटा सा लेटर, लव वर्ड्स शेयर कर देते हो या वॉइस नोट भेज देते हो, कनेक्शन रहता है, राइट। घर जाते हुए यू कैन ब्रिंग some good thing for them, छोटी छोटी चीजें, नॉट एक्सपेंसिव थिंग्स, कोई जिसमें अफेक्शन मैटर करता है। अपने टाइम के ऊपर प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ दें, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट जितना करेंगे, अपने आप काम को लटकाएंगे, उतना काम बढ़ता चला जाएगा। और आपको 3 कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है, ये कोर्सेज दोबारा भी हो सकते हैं, आप 2 ले लें, कोई बात नहीं। अपने आप को बर्डनाइज नहीं करें, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं चीजों का, इसी वजह से आपके लिए ये चीजें ओवरवेलमिंग हो रही हैं। दूसरा, आपको कोर्स में, आप जब कोर्स ले रहे हैं, आप थोड़ा ये सोच रहे हैं ओ 1 घंटे बाद मेरा काम है, 1 घंटे बाद मेरा काम है, 1 घंटे बाद मेरा काम है, आप कुछ भी नहीं सीख रहे। We are not present at the moment, we are not present and intact with the reality, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फोकस नहीं है, हर वक्त एंग्शियस स्टेट में, एंजाइटी रहेगी, परेशानी रहेगी, और ये बढ़ती चली जाएगी। आई नो आप सब कुछ सीखना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, बट सीखने के लिए उस मोमेंट में रहना जरूरी है, उस वक्त मौजूद रहना जरूरी है। काम 1 घंटे बाद दिख ही जाएगी, क्या हो जाएगा? दैट्स इट। आप हर रोज ये सोचते हैं, हर रोज ये परेशानी, सोल्यूशन क्या है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहे। हर रोज आप कोर्स अटेंड करते हैं, आप देखते हैं कि मैं 1 घंटे बाद काम पे और काम भी कर लेता हूँ, फैमिली को भी मिल लेता हूँ, लेकिन
आप रिजल्ट पे फोकस नहीं करें कि मेरे सारे काम हो रहे हैं, बस मैं परेशानी को एंटरटेन कर रहा हूँ, तो आप उस चीज को बर्डन कॉल कर रहे हो। हालांकि योर वर्क इज योर लाइफ, इट्स अ ब्लेसिंग। आप जो कोर्स अटेंड कर रहे हो, गॉड हैज गिवन यू द अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। आप सीख रहे हो, इट्स अगेन समथिंग गुड इन योर लाइफ। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो अभी फिलहाल, तो एक कोर्स कम कर दें, कोई मसला नहीं है। और रिविजन आपने जब करनी है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर दिन उसको रिवाइज करें या कुछ। आप अपने फ्री टाइम में उनके लेक्चर्स ऑन करके आप चाय बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, यू कैन लर्न द थिंग्स अकॉर्डिंगली। बी इजी अबाउट इट। जो भी आप चीजें सीख रहे हैं उनको लव के साथ लेकर चले, ऐसे नहीं लेकर चले कि मुझे ये लाजमी ही सीखना है। आप अगर अपनी स्कूल लाइफ को रिकॉल करते होंगे, या अक्सर लोग रिकॉल करते हैं, तो कुछ ऐसे फेलोज होते हैं जो हर वक्त पढ़ते रहते हैं, बट फिर हम देखते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। इज बिकॉज कि वो इतने स्ट्रेसफुल है सीखने के लिए और समझने के लिए कि वो उनकी ब्रेन और मेमोरी ही अफेक्ट हो गई, कि वो याद नहीं कर पाए, फोकस नहीं कर पाए, और वो रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ठीक है, एंजाइटी की वजह से। लिव इन द मोमेंट, जितना सीख लिया समझ लिया उसको इम्प्लीमेंट करें। डोंट फोकस ऑन कि आई हैव टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग इन मी और मैं जल्दी से ये सारा कुछ कर लूं। आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। You have to be in the moment, learn from one thing and then move towards another. मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो एक सेशन में ठीक होना चाहते हैं, लेकिन एक सेशन तो सिर्फ एक दूसरे को समझने के बारे में होता है, हिस्ट्री के बारे में होता है, कंप्लेंट्स के बारे में होता है। हम एक 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 चीज को अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से इनका जो कोर्स है उसके अंदर भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी हर चीज की। तो हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन व्हाट आर वी नॉट लर्निंग रादर देन फोकसिंग ऑन कि हम क्या सीख रहे हैं। आपकी अप्रोच नेगेटिव हो रही है, इस पे आप फोकस करो कि मेरे पास क्या नहीं है, रादर देन फोकसिंग ऑन मेरे पास क्या क्या है। ये थोड़ा सा नजरिया है जिसको हमें शिफ्ट करने की जरूरत है। मेरा क्वेश्चन ये है, अपनी लाइफ में कई ऐसे काम होते हैं कि जो आपको टास्क दिया जाता है, जैसे या अपने आप जाती काम करना चाह रहे हैं, कोई भी काम आप करते हैं, तो जी। आप उसमें फुल लगन के साथ काम करते हैं, अपनी मेहनत के साथ और फुल एफर्ट के साथ आप काम करते हैं। अच्छा, खुदा न खास्ता किसी और रीज़न की वजह से वो आपका वर्क जो है, जो आपका प्लान है या जो आप काम करना चाह रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा जिस तरीके से आप करना चाह रहे थे, तो ठीक है। उस सूरत में माइंड पे एक बोझ सा बन जाता है। उस बोझ से बचने के लिए बंदा क्या करे? आई विल सजेस्ट कि कभी आप जो काम करते हो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होते, तो सिर्फ ख्याल में ये सवाल जवाब नहीं करने, इसको लिखें कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, रीजंस क्या थे। और उसकी सिर्फ एक रीजन नहीं होती है, बेशुमार रीजंस हो सकती हैं। और थर्ड पर्सन रीजंस ना निकालें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो रीजंस निकालें जिसके ऊपर आपका इख्तियार है। ठीक है, सही। उनके ऊपर फोकस करें, क्योंकि काम आपका है, वो थर्ड पर्सन की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि आपने अपना इख्तियार किसी थर्ड पर्सन को दिया हुआ है। तो एक तो आपने अपना फोकस वापस लेना है, कंट्रोल वापस लेना है। दूसरी चीज, अब इन सॉल्यूशंस निकाले ना, और आपने शर्त रख दी अपने काम के ऊपर कि मेरे काम करने का जो अंदाज है या तरीकेकार है उसके अकॉर्डिंगली अगर काम नहीं होगा तो वो क्यों नहीं हुआ, क्यों, इसको तो होना चाहिए था। जब आप अपने ऊपर शर्त रख देंगे इस तरह की, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे उस सिचुएशन में, अनटिल एंड अनलेस आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। मैं कोई भी टास्क निकालती हूँ या प्रोजेक्ट निकालती हूँ, उसके 3 से 4 रिजल्ट्स निकलते हैं। ठीक है, और फेलियर भी निकलेगा, और फिर वो रिजल्ट भी निकलेगा जहां पे कोई रिजल्ट नहीं है, इट्स निल, इट्स नॉर्मल। तो उन सबको अपनी नजर में रखना है। ठीक है, जैसे मैं अगर कोई क्लाइंट ले रही हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी 100% श्योर कि ये क्लाइंट जब यहाँ से जाएगा या हमारी ट्रीटमेंट खत्म होगी तो वो 100% ठीक होंगे। इट कैन बी अ फेलियर टू, इट कैन बी अ डिजास्टर टू, इट कैन बी टर्न आउट टू बी कि कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन इट्स नॉट मी। दो चीजें कंबाइंड है। रिजल्ट्स क्या है, अच्छा मैंने ये टेक्निक अप्लाई की, इसका रिजल्ट क्या था। इसी तरह से आपने जो अपने ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, रूल्स लगाए हुए कि नहीं मैंने ये जो अप्रोच थी उसी से होना चाहिए था, कोई भी एक टास्क करने की जिंदगी में एक अप्रोच नहीं है। हो सकता है जो टास्क आप जिस तरीके से करो उसको करने के 100 और तरीके हो। इवन अगर हम मैथ्स को ले लें या अलजबरा को ले लें, एल्गोरिथम्स को ले लें उठा के, there are multiple formulas and multiple solutions of every problem। ठीक है, इसी तरह से हर काम और हर
एक्सपेरिमेंट के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट नजरिया, डिफरेंट तरीकेकार है कि हमें किस तरह से इसको अप्रोच करना चाहिए, क्या रूल सेट करने चाहिए, एंड रिजल्ट क्या निकलेंगे। अगर आप सिर्फ अपने जहन में एक रिजल्ट लेकर चल रहे हो, नॉट द राइट अप्रोच। दूसरा, अपने ऊपर शर्त लगाना छोड़ दें कि मेरा ये तरीकेकार है, मैं तो ऐसे करूंगा। ये रिएक्टिव लोगों की निशानी है, जो चेंज नहीं होते, जो ग्रो नहीं करते, वो लर्न नहीं करते, वो आगे एक्सेल नहीं हो सकते। जो लोग कहते हैं मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा, नो ग्रोथ। लेकिन जब आप मानते हो कि ठीक है, आई फेल्ड इन दिस थिंग, लेकिन मैं फेल क्यों हुआ, व्हाट आर द रीजंस, फिर आपके सामने रीजंस आना शुरू होते हैं, वहां से आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है। आपकी कामयाबी, आपकी खुशियां आपको कुछ नहीं सिखाती, बट आपके फेलियर्स, आपके प्रॉब्लम्स, आपकी जिंदगी में मुश्किलात आपको वो कुछ सिखाती हैं जो आपने पहले कभी लर्न नहीं किया। सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स, ट्राई टू गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम दीज थिंग्स। अगर आपके पास फेलियर भी आ रहा है या कोई काम सक्सीड नहीं भी हो रहा, तो मैं क्या करूँ, अब इसके अंदर मुझे क्या करने की जरूरत है, या मेरे एंड पे क्या चीजें जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। वहां पे आपकी लर्निंग है। क्वेश्चन है जी, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है जी, कुछ लोग हैं वो नो नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन आया कि जी अगर मुझे कोई बंदा कोई चीज कहता है तो वो क्या कहेगा, उसको खुश करने के लिए ऑलवेज से यस, या कोई बात है उसने कही है तो उसको जवाब नहीं देना आगे से। तो इसका क्या सोल्यूशन है, किस तरह से नो कहना सीखें वो? और ये तो एक पूरी थेरेपी है इसके ऊपर। खैर, ये एक छोटा सवाल नहीं है, ये जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम एक को डिपेंडेंट मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ना नहीं करना है। चाहे हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कहा जा रहा है, हमें किसी भी सिनेरियो या सर्कमस्टांसेस से गुजारा जा रहा है, हमें हर बात पे हाँ और लोगों को खुश करने की, जैसे मैं पहले कह रही थी कि अगर हम वो लोग हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और हम लोगों को खुश करने की टेंडेंसीज रखते हैं, तो हमारे अंदर ये टेंडेंसी भी होगी कि हम ना नहीं कह सकते। हमें ना करना सिखाया ही नहीं जाता। वेर एज अगर आप वेस्टर्न पार्ट में जाएं, उन क्लाइंट्स को डील करें, तो दे आर वेरी ओके विद इट, और उनका ना कहने का अंदाज इतना पोलाइट होगा दैट यू आर गोइंग टू बी लाइक, ओह यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली वी कैन नॉट डू दिस थिंग। आप उनके साथ कोलाइट कर रहे होगे, यू विल बी लाइक यस दिस पर्सन इज एक्चुअली राइट। नो कहने के 100 तरीके हैं, बेशुमार तरीके हैं, बट ट्राई टू लर्न योर बाउंड्री कि मुझे कहाँ ना कहने की जरूरत है। अगर आपका टाइम एक्सीड कर रहा है आपके काम से, तो यू नीड टू टेल योर सेल्फ नो। आप लोगों को ना तब तक नहीं कह सकते जब तक आप अपने आप को ना नहीं कहते। फॉर इंस्टेंस, जो चीजें आपके लिए हेल्दी नहीं है, टॉक्सिक हैं, उन चीजों को ना कहना। और फिर जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत टॉक्सिक लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। आइडेंटिफाई करना कि आप किस चीज को यस कह सकते हो, किस चीज को नो कह सकते हो, ये एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है। और ये तभी आता है आपके अंदर जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। बहुत एंजाइटी होगी, बहुत डर लगेगा, यहाँ तक कि आपको ये भी एहसास होगा कहीं मैं अगला इंसान अपनी जिंदगी में खो ना दूं, या इनके साथ मेरी लड़ाई ना हो, या ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि मैं इविल हूँ, मेरे अंदर बुराइयां हैं, या मैंने इनको एंटरटेन नहीं किया, या मैंने इनका काम नहीं किया। अक्सर लोग अपने काम को छोड़ के लोगों के काम करना शुरू कर देते हैं। आप अपने साथ क्यों ज्यादती कर रहे हो, दुनिया आपके साथ ज्यादती करना शुरू कर देगी। आई टोल्ड यू, आप जैसे अपने आप को ट्रीट करते हो वैसे लोग आपको ट्रीट करते हो, और आप लोगों को सिखाते हो कि मेरे साथ कैसा रवैया इख्तियार करो। अगर आप अपने काम को नो कहोगे, आपकी फैमिली को पता है आपका काम कोई मैटर नहीं करता। फॉर इंस्टेंस, आपकी फैमिली ने कहीं जाने के लिए प्लान कर लिया, आपका काम था और आपको कहा कि चले, और आप ना नहीं कर पाए, आपका काम पेंडिंग है, आपके क्लाइंट्स जा रहे हैं, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप कोर्सेज आपके पेंडिंग है, आप दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हो, सिर्फ उस एक हाँ कहने की वजह से। और आपकी फैमिली कभी भी आपके काम को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं किया। आपने कहा कि नहीं, मैं जा सकता हूँ आपके साथ, हालांकि आपके पास बहुत काम पेंडिंग था। सो ट्राई टू रिस्पेक्ट एंड क्रिएट अ बाउंड्री जहाँ पे आपको पता है कि ये नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए रिश्तों के लिए, लेकिन इस हद तक अपने आप को अवेलेबल रखना लोगों के लिए कि आप इनविजिबल ही हो जाओ इज नॉट द राइट अप्रोच। जितना हम यस कहते हैं, हम लोगों को खुश नहीं कर रहे, हम उतना अपने आप को दुखी कर रहे हैं, और लोग कभी खुश नहीं होते, चाहे आप जितना मर्जी यस कह लें। क्वेश्चन आया हुआ है, मैम अगर कोई शख्स बात करता हो तो जी उसका जवाब भी आता हो, बट उसका जवाब देने में डर लगता हो, कहीं उसको बात बुरी ना लग जाए तो क्या सोचेंगे। इसका मतलब आप जो बात करने लगे हैं वो उनको बुरी लगेगी लाजमी, और उनको बुरी लगना इज ओके।
अगर वो शख्स ज़रूरी है और आप उनके लिए ज़रूरी हो, तो वो ये लाज़मी अंडरस्टैंड करेंगे कि आप क्या कहना चाहते हो। अगर आप एक रिश्ते में, ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे सिर्फ आप तब होगे, सब कुछ अच्छा है, खुशहाल है, तो वो रिश्ता नहीं है। इट्स जस्ट यू गाइस आर प्रिटेंडिंग टू बी इन अ रिलेशनशिप और इन अ फ्रेंडशिप और एनीवेयर, इवन आपके वो कोलीग्स ही क्यों ना हो या क्लाइंट ही क्यों ना हो। तो एक रिलेशनशिप इवन क्लाइंट के साथ भी तभी स्ट्रांग होता है व्हेन इट इज नॉट बेस्ड ऑन लाइज, प्रिटेंडिंग, इट इज बेस्ड ऑन द ट्रूथ। ठीक है। अगर बट आप अपने अल्फाज बदल सकते हो। अगर आपको लगता है कि शायद आपके अल्फाज ज्यादा तल्ख हैं, तो आप उनको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अंदाज से कह सकते हो, और अदर देन क्वेश्चनिंग, मेक इट अ कन्वर्सेशन। पर्सनल अटैक की जगह कन्वर्सेशन बनाने की कोशिश करें। आज का सेशन जी बहुत अच्छा रहा, आज काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली मुझे भी, और उम्मीद है जी पार्टिसिपेंट्स ने भी काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। इंशाल्लाह हम इस तरह के सेशन मज़ीद भी कंडक्ट करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन, जिससे जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व हों, खासकर फ्रीलांसर जो हैं उनके इश्यूज़ भी सॉल्व हों। और ये वीडियो हम इंशाल्लाह अपलोड भी करेंगे अपने फेसबुक पे पेज पे, और जिससे आप लेटर ऑन रिकमेंड भी कर सकते हैं। और शुरू में मैंने आपसे बताया था ज़हरा कनीज़ साहबा के बारे में, कि इनको आप गूगल कर सकते हैं फेसबुक पे, और उसके अलावा गूगल मैप्स पे भी देख सकते हैं। किसी तरह का सेशन आपने बुक करवाना हो तो वहाँ पे इनका नंबर भी है, या मुझसे नंबर आप पर्सनली भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का भी इशू हो तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। आपका सेशन शुरू करने से पहले जी मैंने इनको गाइड किया था थोड़ा, कि हमारे माशरे में जो एक इशू है, खासकर साइकोलॉजिस्ट से लोग सेशन नहीं लेना चाहते, तो उसके बारे में थोड़ा मैंने इनको बताया था कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद कई दफ़ा सेशन लिया है और इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए जिनसे आपकी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। बिल्कुल। तो आज का सेशन जी फिर यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट वर्ड आपकी तरफ से जी, कुछ लास्ट मैसेज दे दें। I had a really great time and thank you for having me. आप ये बहुत गुड कॉज के लिए कर रहे हैं एंड आई कैन सी जिस तरह से लोगों की इंडल्जमेंट है इस सेशन में कि पीपल आर ईगर टू नो एंड लर्न मोर अबाउट थिंग्स। और बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की ज़िंदगी में जिन पर उनको फोकस करने की या काम करने की ज़रूरत है। यस यू आर राइट, मेरे पास सिर्फ पेशेंट्स नहीं आते हैं या ड्रग एडिक्ट्स नहीं आते हैं। पीपल चूजिंग देयर करियर, रिलेशनशिप इश्यूज, चाइल्ड इश्यूज, any little problem कि कुछ फैसला लेने में मसला हो रहा है, people do come to me and that is okay, that is normal, that is fine। कभी कभार हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है अपनी ज़िंदगी के अंदर to make things better। हम कोर्सेज इसलिए लेते हैं ताकि हम फ्रीलांसिंग में बेहतरीन हो सके। इसी तरह से ज़िंदगी में बेहतरीन होने के लिए हमें थोड़े बहुत प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। And I would like to recall again, ये बुक सब लाजमी पढ़ें। It's called Psychology of Money by Morgan Housel। ठीक है, कभी भी फ्री टाइम मिले डू गो फॉर इट। ठीक है जी, सबको अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी आप सबसे। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह।